पुणे के पास ना एक विजय स्तंभ खड़ा है। अब सवाल ये है कि ये किसकी जीत का प्रतीक है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये दलितों के गौरव की कहानी है, तो वहीं दूसरों के लिए ये अपने ही लोगों से गद्दारी का एक जीता जागता सबूत है। सोचने वाली बात है ना? एक ही लड़ाई, एक ही तारीख, लेकिन उसके मायने दो, और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। यही सवाल आज भी हमारे देश को दो हिस्सों में बांटता है। तो आखिर सच है क्या? चलिए आज भीमा कोरेगांव की इस उलझी हुई कहानी के हर पहलू को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। तारीख थी 1 जनवरी 1818। जगह भीमा नदी के किनारे बसा कोरेगांव गांव। अब सीन कुछ ऐसा था कि एक तरफ थी पेशवा बाजीराव द्वितीय की एक विशाल गरजती हुई सेना, और दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बस एक मुट्ठी भर टुकड़ी। ये वो लड़ाई थी जिसने हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये लड़ाई आखिर हुई ही क्यों? और इसका जवाब पता है कहाँ मिलता है? युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि उस समय के समाज के अंदर छिपे गहरे जख्मों में। देखिए, इस लड़ाई की असली जड़ें समझने के लिए हमें मराठा साम्राज्य के दो बिल्कुल अलग अलग दौर को देखना होगा। एक था छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य, मतलब सबका राज, और फिर उसके बाद आया पेशवाओं का राज, जिसे पेशवाई कहा गया। और यकीन मानिए, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। सोच कर देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसा स्वराज्य बना रहे थे जहां किसी इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, बल्कि उसकी काबिलियत से होती थी। उनकी सेना में ना हर जाति और हर धर्म के लोग शामिल थे। खास तौर पर महार सैनिकों को उनकी बहादुरी और वफादारी के लिए एक खास सम्मान दिया जाता था। शिवाजी का पूरा शासन किसानों और आम लोगों की भलाई पर टिका था, जहां न्याय की नज़र में सब बराबर थे। और ऐसा हम ही नहीं कह रहे, इतिहासकार भी इस बात को मानते हैं। देखिए, शिवाजी जानते थे कि एक मजबूत साम्राज्य की नींव एकता में ही रखी जा सकती है। उन्होंने महार समुदाय के लोगों को किलों की रखवाली और जासूसी जैसे, आप सोच सकते हैं, कितने जरूरी काम सौंपे थे। और ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये उस जमाने में सम्मान और एक अच्छी स्थिर जिंदगी की गारंटी हुआ करती थी। लेकिन कहानी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। शिवाजी के बाद जब सत्ता ब्राह्मण पेशवाओं के हाथ में आई, तो सब कुछ 180 डिग्री पलट गया। पेशवाई ने शिवाजी के उन सभी समावेशी सिद्धांतों को पूरी तरह नकार दिया और उसकी जगह लागू कर दी मनुस्मृति पर आधारित एक बेहद कठोर और भेदभाव वाली व्यवस्था। नतीजा, जो महार सैनिक कभी मराठा सेना की शान हुआ करते थे, उनकी भर्ती पर ही रोक लग गई। किसानों का शोषण आम बात हो गई और समाज में जातिवाद का जहर बहुत तेजी से फैलने लगा। और ये जहर कितना भयानक था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। पेशवाई का दौर महार समुदाय के लिए शायद सामाजिक बहिष्कार का सबसे खौफनाक दौर था। उन पर इतने अपमानजनक नियम थोपे गए जो किसी की भी रूह कंपा दें। जैसे उन्हें गले में एक मटका लटका कर चलना पड़ता था। क्यों? ताकि उनका थूक जमीन को अशुद्ध न कर दे। और तो और कमर पर एक झाड़ू बांधनी पड़ती थी ताकि उनके पैरों के निशान भी पीछे पीछे मिटते जाएं। ये सिर्फ भेदभाव नहीं था, ये तो किसी जीते जागते इंसान को उसकी पहचान से ही मिटा देने की कोशिश थी। और बस इसी अपमान और अत्याचार की आग से भीमा कोरेगांव की लड़ाई की चिंगारी भड़की, और यहीं से ये पूरी कहानी दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों में बट जाती है। एक पक्ष के लिए ये अपने सम्मान को वापस पाने की एक गौरव गाथा है, तो दूसरे के लिए ये अपने ही लोगों से की गई एक गद्दारी की दास्तां है। जरा इस लड़ाई के पैमाने को देखिए। एक तरफ पेशवा के 28,000 सैनिक, घोड़े, हाथी, तोपें, सब कुछ, और दूसरी तरफ थे सिर्फ 800 ब्रिटिश सैनिक, जिनमें से ज्यादातर महार थे। 800 बनाम 28,000, ये तो एक तरह से एक इम्पॉसिबल मिशन था। एक ऐसी लड़ाई जिसे शुरू होने से पहले ही हारा हुआ मान लिया गया था। लेकिन फिर भी वो लोग पूरे 12 घंटे तक डटे रहे। तो अब आते हैं पहले पक्ष पर। इनका कहना है कि वो महार सैनिक असल में अंग्रेजों के लिए लड़ ही नहीं रहे थे, वो लड़ रहे थे अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी इज्जत के लिए, उस पेशवाई के खिलाफ जिसने उन्हें गले में मटका और कमर पर झाड़ू बांधने पर मजबूर कर दिया था। उनके लिए असली दुश्मन अंग्रेज नहीं, बल्कि वो पेशवा थे जिन्होंने उनसे एक इंसान होने का हक तक छीन लिया था। तो अगर इस नजरिए से देखें तो ये लड़ाई असल में एक विद्रोह था, एक बगावत। उन्होंने उस ताकत का साथ दिया जिसने उन्हें हाथों में हथियार दिए और सम्मान से लड़ने का एक मौका दिया।
उस शासक के खिलाफ जिसने उन्हें जानवर से भी बदतर समझा। और शायद इसीलिए आज भी लाखों लोग इस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। ये उस जीत का जश्न है जिसने उस दमनकारी पेशवाई के अंत की शुरुआत की थी। लेकिन जैसा मैंने कहा, कहानी इतनी सीधी नहीं है। अब आता है दूसरा पक्ष, जो उतना ही मजबूत है, और उनका सवाल भी बहुत सीधा और सटीक है कि क्या अपने सम्मान के लिए किसी बाहरी विदेशी ताकत का साथ देना और अपने ही साम्राज्य को हराना गद्दारी नहीं है? इस पक्ष का मानना है कि चलो मान लिया पेशवाओं का शासन बहुत बुरा था, लेकिन वो थे तो भारतीय ही। इन महार सैनिकों ने अंग्रेजों का साथ देकर एक तरह से भारत की गुलामी का रास्ता साफ कर दिया। उन्होंने एक भारतीय साम्राज्य को गिराने में मदद की और एक विदेशी कंपनी को सत्ता सौंप दी। तो इस नजरिए से ये कोई गौरव की लड़ाई नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल थी, एक गद्दारी थी। तो ठीक है, अब तक हमारे सामने दो बिल्कुल साफ साफ कहानियां हैं, एक गौरव की और एक गद्दारी की। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि असली सच इन दोनों से भी कहीं ज्यादा पेचीदा है? कुछ इतिहासकार एक तीसरा नजरिया भी सामने रखते हैं, जो इस पूरी बहस को एक बिल्कुल नया मोड़ दे देता है। देखिए, दलित विद्वान आनंद तेलतुंबड़े जैसे कई विचारक हैं जो कहते हैं कि हम सब एक गलती कर रहे हैं। हम 1818 की लड़ाई को आज की यानी 21वीं सदी की राष्ट्रवाद और जातिवाद की सोच से देख रहे हैं। उनका तर्क बड़ा सिंपल है कि उस समय के सैनिक, चाहे वो किसी भी जाति के हों, वो पेशेवर थे, प्रोफेशनल सोल्जर्स। उनका काम था अपने मालिक के लिए लड़ना, और उनकी वफादारी उसी के साथ होती थी जो उन्हें सैलरी देता था, फिर चाहे वो पेशवा हो या अंग्रेज। इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, उस जमाने में भारत एक देश, एक राष्ट्र, इस तरह का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। छोटी छोटी रियासतें थीं, सबकी अपनी अपनी सेना। सैनिक तो बस अपनी वफादारी और रोजगार के लिए लड़ते थे। मजे की बात तो ये है कि खुद पेशवा की सेना में अरब जैसे विदेशी सैनिक भी थे। और सबसे बड़ा पॉइंट, इस लड़ाई को जीतने के बाद भी महारों की सामाजिक स्थिति में कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया। अंग्रेजों ने भी तो कुछ समय बाद उनकी भर्ती बंद कर दी थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ दो ताकतों के बीच की एक लड़ाई थी, जिसे बाद में, बहुत बाद में, गौरव और गद्दारी का रंग दे दिया गया? अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि भाई, अगर ये सिर्फ एक आम लड़ाई थी, तो ये विजय स्तंभ, दलित गौरव का इतना बड़ा प्रतीक आखिर बना कैसे? इसका जवाब हमें इस लड़ाई के लगभग 100 साल बाद मिलता है, जब भारतीय इतिहास के मंच पर एंट्री होती है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। टाइमलाइन को देखिए, 1818 में लड़ाई हुई, उसके कई साल बाद 1851 में अंग्रेजों ने अपने सैनिकों की याद में ये विजय स्तंभ बनवाया। लेकिन करीब करीब एक सदी तक ये बस एक ब्रिटिश स्मारक ही था। कहानी में असली ट्विस्ट आया साल 1927 में, जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इस जगह पर पहुंचे। बाबा साहेब ने इस लड़ाई और इस स्तंभ में एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक देखा। उन्होंने इसे सिर्फ एक ब्रिटिश सैन्य जीत के स्मारक से उठाया और इसे बदल दिया जातीय उत्पीड़न के खिलाफ सदियों के संघर्ष और स्वाभिमान के एक जिंदा प्रतीक में। उन्होंने इस पूरी कहानी को एक नया मतलब दिया कि दलित सिर्फ अत्याचार सहने के लिए नहीं बने हैं, बल्कि वो लड़ना और जीतना भी जानते हैं। और इसका एक तथ्यात्मक आधार भी था। उस स्तंभ पर जो 49 भारतीय शहीदों के नाम खुदे हुए हैं, उनमें से 22 नाम महार सैनिकों के थे। ये छोटी बात नहीं है। ये संख्या इस बात का ठोस सबूत थी कि उस ऐतिहासिक जीत में उनका बलिदान कितना बड़ा था। और बस डॉक्टर अंबेडकर की उस यात्रा के बाद से ही ये स्तंभ दलित समुदाय के लिए एक प्रेरणा और एक तीर्थ स्थल बन गया। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ खड़े हुए हैं। आखिर भीमा कोरेगांव की विरासत है क्या? क्या ये एक समुदाय के आत्मसम्मान को जगाने वाली कहानी है, या फिर ये हमारी राष्ट्रीय एकता में पड़ी एक दरार का प्रतीक है? जो लोग इसे गौरव मानते हैं, उनके लिए ये स्तंभ इस बात का प्रतीक है कि लड़ाई में संख्या नहीं, बल्कि हौसला और हिम्मत मायने रखती है। ये स्तंभ हमें याद दिलाता है कि जब जुल्म अपनी सारी हदें पार कर जाए, तो कभी कभी विद्रोह ही एकमात्र रास्ता बचता है। ये कहानी है उन 800 सैनिकों के अदम्य साहस की, जिन्होंने एक बहुत बड़े दमनकारी शासन को चुनौती दे डाली थी। आखिर में शायद यही सच है कि भीमा कोरेगांव की कोई एक सिंगल कहानी है ही नहीं। ये एक आईने की तरह है, जिसमें हर किसी को अपना अपना सच, अपना संघर्ष और अपनी पहचान नजर आती है।
क्या वो सैनिक नायक थे जिन्होंने अपने सम्मान के लिए लड़ाई की, या वो सिर्फ भाड़े के सैनिक थे जो अपनी नौकरी कर रहे थे, या फिर उन्होंने सच में गद्दारी की? इसका कोई एक आसान सा जवाब शायद है ही नहीं। तो अब सवाल आपके लिए है, आप क्या सोचते हैं? भीमा कोरेगांव गौरव की कहानी है या गद्दारी की, या फिर सच इन तीनों नजरियों के बीच में कहीं उलझा हुआ है? इस ऐतिहासिक बहस में आप किस पक्ष के साथ हैं, और सबसे जरूरी क्यों? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, और चलिए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं।